तो हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। मैराथन क्लासेस, मैराथन मेहनत जारी है आपके लिए और लेकर आ गए आपके सामने फिर से अपने पास आपके लिए अपने पास जो मौजूद है 27 ईयर का एक्सपीरियंस। और आने वाले समय में जो भी आपके एग्ज़ाम हैं 2023 और 2024 में सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। करेंट अफेयर्स इसको कह सकता हूँ मैं, और बहुत ही शॉर्ट में लिखा है मैंने। अगर आपने इसको पहले बेसिक पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना समय गंवाए। 18वां G20 सम्मेलन हो गया। बहुत कुछ जानते हैं आप इसके बारे में, मैं और कुछ नहीं दोहराऊंगा। लास्ट समय में मैं इस क्लास में बहुत कुछ बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा। आखिरी समय में जो कन्फ्यूजिंग है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे 18वां G20 सम्मेलन हो गया और पिछला जो G20 सम्मेलन हुआ था 17वां बाली इंडोनेशिया में हुआ 2022 में, और जो नेक्स्ट 19वां होगा वो 2024 में ब्राज़ील में होगा। इसमें एक शब्द आता है ट्रोइका। जिस देश में हो रहा है वो देश, उससे पिछला देश, और जिसमें आगे होने वाला है वो देश। तो भारत में जिस समय ये सम्मेलन हुआ उस समय इस ट्रोइका में जो सदस्य देश शामिल थे वो थे इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। इस ट्रोइका में शामिल थे। अब इंडोनेशिया यहाँ से चला जाएगा, भारत में हो गया। ठीक है ना, भारत में हो गया। तो अब शामिल होगा, जब ब्राज़ील में ये सम्मेलन होगा तो इस ट्रोइका में शामिल होगा इंडिया, ब्राज़ील, और 2025 में जिस देश में ये सम्मेलन होना वो। फिलहाल ट्रोइका में जो शामिल हैं इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। ओके, तो इसमें भारतीय शेरपा जो थे वो थे अमिताभ कांत, आपको याद ही होगा। इसमें एक और है मुख्य समन्वयक। सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक जो थे वो थे हर्षवर्धन श्रृंगला। शेरपा अमिताभ कांत और मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, भारत की जो अध्यक्षता रही इसमें 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रही। 1 दिसंबर 2023 से नया अध्यक्ष इसमें ब्राज़ील हो गया। ठीक है, ये डेट पूछ सकता है आपसे। अच्छा, इसका मोटो था वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ध्यान रखना इसमें F 2 बार आ रहा है, तो फ्यूचर आखिर में ही आएगा। फ्यूचर का किसी को पता नहीं है ना, तो फ्यूचर आखिर में आ रहा है। तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। फ्यूचर इसमें लास्ट में आ रहा है, ध्यान रखना। इसमें इसका जो लोगो था आप लोग जानते ही हैं, कमल के फूल को डिज़ाइन करके इसमें बनाया गया था और इसमें 7 पंखुड़ियाँ थी। 7 पंखुड़ियाँ जो हैं वो संगीत के 7 स्वरों और 7 महाद्वीपों को दिखाती हैं। ओके, इसमें अलग अलग रंग भी थे, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। जितने रंग भारतीय ध्वज में हैं वो सारे रंग इसमें शामिल थे। और इसमें सबसे नीचे जो लिखा हुआ था इस स्टाइल में, भारत 2023 इंडिया। देवनागरी लिपि में भारत और रोमन में इंडिया। भारत 2023 इंडिया। ठीक है, आगे चलें। अमृतकाल आप लोग सुन ही रहे हैं। अमृतकाल जो शुरू हुआ हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ से, जो कि शुरू हुआ 15 अगस्त 2022 से। 15 अगस्त 2022 से हमने हमारे यहाँ अमृतकाल मनाना शुरू किया। 15 अगस्त 2022 से, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ से। और ये आने वाले 25 साल तक चलेगा, यानी कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष जब तक पूरे होंगे तब तक ये चलेगा। ठीक है, ओके। अब ये जो G20 सम्मेलन हुआ है भारत में कुल 60 शहरों में हुए। 60 शहरों में अलग अलग सम्मेलन हुए और 200 से ज़्यादा बैठकें हुई। आपको पता होगा, अभी मैं शायद बता भी दूंगा, हो सकता है मुझे कल तक समय ना मिले। तो उत्तराखंड में जो G20 के सम्मेलन हुआ था सबसे पहले रामनगर में हुआ था। उसके बाद ये ऋषिकेश में भी हुआ है, नरेंद्रनगर में भी हुआ है, और शायद एक आध शहर कोई और है जहाँ पर ये हुआ, आप लोग ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहला जो हुआ है वो रामनगर में हुआ। मुझे कन्फर्म है कि नरेंद्रनगर में भी हुआ, ऋषिकेश में भी हुआ, चौथा शायद कोई और शहर है वहाँ पर इसकी बैठक हुई है। लेकिन सबसे पहले रामनगर में हुई थी लास्ट ईयर। ठीक है, नहीं लास्ट ईयर नहीं, इसी ईयर मार्च में हुई थी। फरवरी मार्च में शायद, आप लोग देख लेना, उसको पूछ सकता है। अच्छा, इसमें जो घोषणा पत्र था उसको कहा गया G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। और इसमें ऑलरेडी एक संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन इसमें पहले ही शामिल था। यूरोपीय यूनियन इसका संस्थापक सदस्य ही पहले ही शामिल था G20 में। अब इसमें इसका पहली बार विस्तार हुआ है। इसमें एक नया संघ जुड़ गया, अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीकी यूनियन में कुल कितने देश हैं? 55 है ना। और यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं। अभी आगे मैंने लिखा भी है। नाटो में कितने देश हैं तो उसमें याद है? नहीं, 31 हो चुके हैं, है ना। और 31वां जो सदस्य बना है नाटो का, मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको शायद बताया भी है, आपको याद है? स्वीडन। ठीक है ना, ठीक है, 31वां सदस्य स्वीडन बन चुका है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र जो है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सहस्त्राब्दी सतत विकास लक्ष्य जारी करता है। वो सबसे पहले 2015 में 17 अपनाए गए थे। भारत मंडपम ये वही जगह है जहाँ पर G20 सम्मेलन हुआ, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये भारत में अब एक ऐसी जगह बन गई है जो ऑडिटोरियम भी है और इंटरनेशनल कंसर्टियम भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं वो भी यहाँ हो सकते हैं, ऑडिटोरियम टाइप भी है। भारत मंडपम ये इसी काम के लिए बना है। उत्तराखंड में भी इसी तरह का एक बन रहा है ऋषिकेश में।
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी इसको आप कह सकते हो, दिल्ली में। सब बड़ी इकोनॉमी, फोर्ब्स ने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसने कहा अर्थव्यवस्था में, दुनिया में जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान। पहले जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन होते थे, लेकिन अब ये काफ़ी पिछड़ गए हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चीन, नंबर 3 जापान और नंबर 4 इसमें जो भी है, नंबर 4 इसमें जो भी है आई डोंट नो, 5वें नंबर पर है इसमें इंडिया, है ना। अमेरिका, चीन, जापान और 5वां नंबर जो है इसमें इंडिया का है। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब यहाँ पर क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, मुद्रा की खरीदने की क्षमता के आधार पर, ठीक है ना। फॉर्च्यून कंपनी है, फॉर्च्यून पत्रिका जो भी कह लो आप, तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ये दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट जारी करती है। तो इसमें इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट, और भारत में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो रिलायंस, और रिलायंस का इस लिस्ट में है स्थान 88वां। रिलायंस इस लिस्ट में 88वीं है, लेकिन भारत में इस लिस्ट में ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में पहली है। इंद्रजाल, ये एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम आ गया है, नया एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ड्रोन को मारने के लिए, एक तरह का रडार है ये इंद्रजाल। काकरापारा गुजरात में है, यहाँ पर एटॉमिक पावर की 3री यूनिट शुरू हुई है। इस तरह से काकरापारा 3 जो है भारत में 23वां परमाणु बिजली घर बन चुका है, ठीक है ना, 23वां। नमो 108 ये कमल की नई प्रजाति को नाम दिया है, और 108 नाम इसको इसलिए दिया गया कि इसमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो 108 होती हैं। अस्त्र मिसाइल है, हाल ही में इसकी टेस्टिंग की गई है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, अस्त्र। शक्तिकांत दास एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है जिसने इनको दुनिया का सबसे अच्छा बैंकर कहा है ना, पुरस्कार दिया। ओके, सचिन, मैंने सचिव लिख दिया है, एक्चुअली सचिव नहीं है, सचिन है ये, सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इन्हें अपना चुनाव आइकन बनाया है, सचिन तेंदुलकर को। अनवरुल हक इस समय पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान आप लोगों को पता ही है, जो शहीद हैं उनके गांव की मिट्टियों को लेकर के आना वगैरह वगैरह आप लोग जानते हैं। ये चला था 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, ठीक है ना। और अब कर्तव्य पथ पर वही क्या बन गई है, कौन सी कुटिया बन गई है, कौन सी वाटिका, अमृत वाटिका, है ना। तो 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक ये चला था। चंद्रयान 3 के बारे में और आदित्य L1 के बारे में आपसे बात कर ही लेते हैं। चलिए, जो इसमें कुछ छूटेगा तो फिर अगली वीडियो में बात कर लेंगे। तो चंद्रयान 3 के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। अब ये चंद्रयान 3 है, इसकी लैंडिंग 14 जुलाई को हुई, एक डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग हुई सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है ना। 14 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग हुई और सॉफ्ट लैंडिंग जो हुई वो 23 अगस्त को हुई। ओके, अच्छा, जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, लैंडर जिसने इस रोवर को उतारा, ठीक है ना। अब विक्रम लैंडर उतरने की जो जगह है उसको मोदी जी ने नाम दिया शिव शक्ति। और जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 2 जो था वो क्रैश हो गया था, चंद्रयान 2 चंद्रमा पर जिस जगह पर क्रैश हुआ था उसको नाम दिया है तिरंगा पॉइंट। और अब आप लोग ये क्या रख लीजिए, शिव शक्ति, ठीक है ना। शिव शक्ति इस बार वाला जहाँ पर हमारा लैंडर उतरा, जहाँ पर लैंडर हमारा उतरा है, ठीक है। 23 अगस्त को उतरा है, तो इस दिन को हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया, ठीक है। ये सवाल आएगा, शायद ईओ में भी आया इसमें से एक सवाल ना, तो उसने जाहिर सी बात है गलती किया वो गलत कर दिया, कोई बात नहीं, इस बार मत करना। तो अब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया में भारत चौथा देश हो गया है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव या अंधेरे स्थान पर उतरने वाला पहला देश हो गया है। 14 दिन का दिन होता है, 14 दिन की रात होती है, सब मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो, है ना। इसके बारे में बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। एस सोमनाथ जानते हो, इसरो के कितनेवें नंबर के चेयरमैन है एस सोमनाथ? वेरी गुड, शाबाश। लूना 25 ये रूस का था, इसी तरह का मिशन था, लेकिन ये 20 अगस्त को, जैसे हमारा चंद्रयान 2 नष्ट हुआ था वैसे ही ये नष्ट हो गया था। ओके, इसी तरह से इसके कुछ दिन बाद आदित्य L1 नाम का हमारा मिशन लॉन्च हुआ। दरअसल कोई इटालवी वैज्ञानिक थे, इटली के, थक गया हूँ मैं, उनके नाम में है लैंग्रेज, कोई लुई लैंग्रेज पता नहीं जो भी है। तो उन्होंने क्या है, ऊपर आसमान में अंतरिक्ष में 5 ऐसी जगहों की खोज की है जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। जैसे एक बच्चे खेलते हैं ना, एक ऊपर एक फट्टा ले लेते हैं, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता, फिर एक ऐसी जगह पर आकर रुक जाते हैं कि वो फट्टा बिल्कुल बैलेंस हो जाता है।
तो सूरज अपनी ओर पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी अपनी ओर सूरज को खींच रही है। लेकिन अंतरिक्ष में एक जगह 5 जगहें ऐसी हैं जहाँ पर दोनों का ही गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसको कहा जाता है कि अंतरिक्ष यानों के लिए एक तरह का पार्किंग स्पॉट का भी काम करता है। यानी कि इस जगह पर इसकी खूबी है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण दोनों का संतुलित हो जाता है और यहाँ पर एक ही जगह पर टिके रह सकते हैं। एक और दूसरा, जैसे सूरज छिपता है ना, यहाँ सूरज कभी छिपता नहीं है, यहाँ सूरज हमेशा दिखाई देता है। इसलिए हमने आदित्य L1 को यहाँ पर पहुँचाया। ये 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, 5। तो हमने पहला जो भेजा अपना L1 पर भेजा, इसलिए इसको नाम दिया हमने आदित्य L1। भारत का ही पहला सोलर मिशन है और ये पृथ्वी से, सूरज से नहीं, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहकर 15 लाख किलोमीटर की दूरी रह पर किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के कोरोना का। सूर्य से 15 लाख किलोमीटर दूर नहीं, बहुत गर्मी है वहाँ पर। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर रह करके सूरज के कोरोना का अध्ययन करेगा। बाकी बहुत कुछ कहानी इसके बारे में आप लोग जानते ही हो। अच्छा, आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया वो PSLV C57 से लॉन्च किया गया। ये रॉकेट का नाम था, ध्यान रखना। लॉन्चिंग वहीं से हुई है, श्रीहरिकोटा से। ये जो लॉन्च किया गया PSLV C57 से लॉन्च किया गया। और चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम है LVM M3 M4। भैया याद कर लेना, LVM M3 M4, ठीक है ना। तो M2 M1 याद है ना, है ना। तो M1 M2 नहीं है, M3 M4, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा। तो LV4 मीन्स लॉन्च व्हीकल, है ना, लॉन्च व्हीकल। M से पता नहीं क्या, M3 M4। इसको एक नाम बाहुबली भी दिया जाता है, भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट भी है। और इसको एक नाम और दिया गया है, शायद फैट बॉय। फैटमैन तो वो था हिरोशिमा नागासाकी वाला, इसको एक और नाम दिया गया फैट बॉय, ठीक है, रॉकेट है ये। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा स्थापना। 1945 में IMF की, वर्ल्ड बैंक की, UNO की, यूनेस्को की। देखो, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO, यूनेस्को, इन सब की स्थापना 1945 में हुई। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ 1919 में, नाटो 1949 में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नेम 1961 में, सार्क 1985 में, WTO 1995 में। सार्क दक्षिण एशियाई दक्षेश जिसे कहते हैं, वो कब बना? 1985 में। WTO कब बना? 1995 में, ठीक है। ब्रिक्स बना 2009 में। और उसके बाद, अच्छा, अब देखो, मैंने हेडक्वार्टर की बात की है। न्यूयॉर्क में UNO यूनिसेफ का जो है कि हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क। देखो, न्यूयॉर्क में यू आ रहा ना, न्यूयॉर्क, तो आप याद कर सकते हैं यूनेस्को और यूनिसेफ, ठीक है ना। न्यूयॉर्क, यूनेस्को और यूनिसेफ, यू मिल रहा है ना, तीनों में तालमेल हो रहा। और वाशिंगटन DC में जो हेडक्वार्टर है वो वर्ल्ड बैंक और IMF का है। आप लोग इन दो में से कोई एक याद कर लेना है, ठीक है ना। जिनेवा में बहुत सारे हैं, लेकिन WHO, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, ओके। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है इंदौर को। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड इंदौर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है? इंदौर को। और सबसे स्मार्ट राज्य का अवार्ड मिला है, वो मिला है मध्य प्रदेश को, ठीक है। और मजे की बात यह है कि इंदौर जो है सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर भी है। सबसे स्वच्छ शहर तो है ही ये सबसे स्वच्छ हवा वाला, वो वायु हवा प्रदर्शन सूचकांक वगैरह चल रहा है ना, तो उसमें ही पहली जगह जो मिली है वो इंदौर को ही मिली है। ऑस्कर 2024, अगले साल के ऑस्कर के लिए, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की जो आधिकारिक फिल्म गई है, उस कंपटीशन में भारत की ओर से जो ऑफिशियल फिल्म गई है या जाएगी, वो उस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ठीक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड, डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड डॉक्टर सुरिंदर सूरी सहगल को दिया गया है। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की ही महिला कल्याण, महिला शिक्षा के लिए काम करती है। महाराष्ट्र उद्योग रत्न, पहला अवार्ड ये रतन टाटा को दिया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया गया है। और मैंने क्या लिखा है, हाँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आप चक्कर में मत पड़ना। फाइनली इसमें 10 टीमें थीं, मैं फिर से दोहरा दूं, फाइनली इसमें 10 टीमें थीं। भारत में ये हुआ है। और ये कितनेवें नंबर का वर्ल्ड कप था मैं भूल रहा हूँ, है, हाँ, 15वां या 16वां तो IPL था। IPL कितना, 16वां था, 15वां था, 16वां था। वर्ल्ड कप कितना था ये आप देख लेना। सबसे पहले सन 75 में हुआ है, उसके बाद हर 4-4 साल बाद और हुआ है। एक बार ऐसा हुआ कि 3 साल बाद के बाद गैप हो गया था। अरे यार गिन लेते हैं, 75, 79, 83, 87 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत में हुआ था, ध्यान रखना। 75, 79 ये दोनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए थे, दोनों ही वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे। और तीसरा 83 ये भी इंग्लैंड में हुआ था, लगातार तीनों क्रिकेट वर्ल्ड इंग्लैंड में हुए थे, ये इंडिया ने जीता था कपिल देव की कप्तानी में। उसके बाद 1987 में इंडिया में हुआ था,
ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है ना, 1987। तो 75, 79, 83, 87, फिर उसके बाद 87 के बाद वर्ल्ड कप हुआ था 92 में, 92 में वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान ने जीता था। फिर 96 में हुआ था, श्रीलंका ने जीता था। फिर 99 में हुआ, 99 के बाद ये हुआ था वर्ल्ड कप 2003 में, 2003 के बाद 2007 में, फिर 2007 के बाद 11 में, फिर 15 में, फिर 19 में और अब 23 में। तो इस तरह से ये कितने में वर्ल्ड कप हो गया क्रिकेट का? 13वां क्या 18वां? 13वां, है ना। तो वर्ल्ड कप जो था वो 13वां था, मैं कहीं लिख देता हूँ, वर्ल्ड कप क्रिकेट जो था वो 13वां था, ठीक है ना। अच्छा, मैं कहाँ था? यहाँ था कहीं में, है ना। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इस समय हुआ है इस बार इंडिया में, इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना, गुजरात में। तो फाइनल भारत पराजित हो गया फाइनल में, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसमें जीत गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए शमी ने लिए, सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड विराट कोहली को, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड विराट कोहली को, और फाइनल मैच में सबसे अच्छे खिलाड़ी का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को। ओके, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा। ओके, कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था उस समय? पैट कमिंस। हाँ, और इस वर्ल्ड कप में एक डबल सेंचुरी बनी थी, केवल एक ग्लेन मैक्सवेल बनाई थी 201 रन की अफगानिस्तान के खिलाफ, ठीक है ना। ओके, ठीक है, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एशिया कप क्रिकेट 8वां 2 देशों में हुआ, श्रीलंका और अफगानिस्तान में, है ना। अच्छा हाँ, अब इस वर्ल्ड कप में देखो 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो ग्लोबल एम्बेसडर, ग्लोबल एम्बेसडर वो सचिन तेंदुलकर का नाम दिया गया है, और दिया गया है आईसीसी के एम्बेसडर वर्ल्ड कप के लिए वो शाहरुख खान का नाम दिया गया है। तो जहाँ पर ग्लोबल लगा हो वहाँ पर सचिन, और जहाँ दूसरा लगा ग्लोबल ना लगा हो वहाँ पर शाहरुख खान, ठीक है। सचिन इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर भी हो गए। ओके, आगे चले। और उत्तराखंड सरकार के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो है प्रसून जोशी, गीतकार हैं ये, है ना, प्रसून जोशी गीतकार हैं ये। अच्छा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड काल में 30 मार्च 2020 को शुरू हुई थी, जिसमें 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जाती है, ठीक है। मनरेगा में जो दैनिक मजदूरी की दर हो गई है इस समय 202 रुपये पर डे हो गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स माने फेरी वाले, रेहड़ी टपरी वाले, उन्हें कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है ना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इनके विकास के लिए 1 जून 2020 को शुरू हुई थी, और वो चल रहा है ना, जो जगह जगह देश में जो वाटर लेवल गिरता जा रहा है, वाटर लेवल को ऊपर उठाने के लिए अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। भारत नेट प्रोग्राम क्या है, इसका फेज़ 2 चल रहा है। भारत नेट प्रोग्राम जैसे आपके स्कूल में वाईफाई कनेक्शन दिया गया है, तो देश की हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है भारत नेट प्रोजेक्ट में। सेतु समुद्रम और सागरमाला, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में जितनी भी नेशनल हाईवेज पर जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग हैं उनके ऊपर ओवरब्रिज बनाना है, ठीक है ना, नेशनल हाईवे को क्रॉसिंग मुक्त करना है। और सागरमाला, जितने भी समुद्र किनारे बंदरगाह हैं उनको सभी को नेशनल हाईवेज से बेहतर सड़कों से जोड़ना, सागरमाला। ओके, इसकी बात अभी बाद में करेंगे। अच्छा, सांची भारत का पहला पूर्ण सोलर सिटी हो गया है, यानी कि सौर ऊर्जा से चल रहा है अभी सांची। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मोढेरा गुजरात का ये पहला ऐसा गांव है जो 24/7 सौर, यानी कि यहाँ पर हर दिन और 24 घंटे सोलर एनर्जी आपको मिल रही है। मोढेरा गुजरात का गांव है, भारत का पहला ऐसा गांव हो गया ये। देहरादून में उत्तराखंड का पहला विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। लुइसविले, कैंटकी यूएसए का एक शहर है, कैंटकी यूएसए का एक शहर है लुइसविले, इसने 3 सितंबर को, हर दिन 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में बनी है। अच्छा, मणिपुर में 2 समितियां बनी, एक तो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए और एक मणिपुर में जो राहत काम चल रहे हैं उसकी जांच के लिए। तो हिंसा की जांच के लिए जो समिति बनी है केंद्र सरकार ने बनाई है, उसके अध्यक्ष हैं अजय लांबा, और ये जो वहाँ पर राहत कार्यों की जाँच के लिए जो समिति बनी है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, और उसकी अध्यक्ष हैं गीता मित्तल, ठीक है। पूछ सकता है नंबर, मैंने कहा राष्ट्रमंडल देशों में 54 देश हैं, 54वां मालदीव है। यूएनओ में 93 देश हैं, 193 सॉरी, यूएनओ में 193 देश हैं, और 193 देश साउथ सूडान, दुनिया का सबसे नया देश। वर्ल्ड बैंक में 189 देश हैं और सबसे नया है नोरू। नाटो में 31, सबसे नया स्वीडन, सबसे नया स्वीडन, ध्यान रखना। नाटो में 31 देश हैं, ईयू में 27 देश हैं, आसियान में 11 देश हैं, पहले 10 होते थे, अब 11वां इसमें हो गया है पूर्वी तिमोर।
सार्क में 8 देश हैं, खैर अब तो खैर नाम भी नहीं लेता, लेकिन पूछ लेते हैं। दक्षिण सार्क, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ सार्क का? ढाका। इसकी पहली बैठक भी ढाका में हुई सार्क की। कब बना था ये? 1985 में, ठीक है, सार्क। WTO में 164 सदस्य हैं, 164वां अफगानिस्तान है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 9वां सदस्य ईरान बना है। अफ्रीकी यूनियन में कुल 55 हैं, और ब्रिक्स में अब हो गए हैं 11। पहले 5 थे, अब 6 और जुड़ गए हैं। इसमें शायद ईरान है, सऊदी अरब है, और कौन कौन से देश हैं देख लेना, मैं भूल गया हूँ, है ना, मुझे गिनती याद नहीं आ रही है। 18वां G20 सम्मेलन जो था वो 18वां था, 9 से 10 सितंबर। मुख्य सम्मेलन 9-10 सितंबर को हुआ, 18वां था ये। एशियाई गेम जो हांगजू में हो चुके वो 19वें थे। एशिया कप क्रिकेट का 8वां था। G7 49वां था, हिरोशिमा में हुआ जापान में। इसी के साथ क्वाड सम्मेलन भी हुआ। और इसके बाद मोदी जी कहाँ चले गए थे फिर? क्वाड में बैठक में भाग लेने के बाद किस देश में चले गए थे? जापान तो मैं तो हो ही रहा था हिरोशिमा में। यहाँ चले गए थे पापुआ न्यू गिनी से चले गए थे ऑस्ट्रेलिया। 23वां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन भारत में हुआ। 23वां SCO सम्मेलन भारत में हुआ, ठीक है, वर्चुअल था ये। कोप की 27वीं बैठक मिस्र में हुई। मिस्र लिख दिया ये, मिस्र में शर्म अल शेख में। कोप की 27 बैठक 2000 पिछली जब भी हो, 22-23 जब भी हुई हो, कोप किसकी 27वीं बैठक जो है मिस्र में हुई, और इस समय चल भी रही है दुबई में। कोप की 28वीं बैठक दुबई यानी कि UAE में इस समय चल रही है, ठीक है। ITU ये संगठन है किसका? इंडिया, इजराइल, USA और UAE का, ओके। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो गया, लिखना भूल गया मैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो गया। ऑपरेशन अजय इजराइल वाला था, ऐसे ही बोलूँगा, मुझे पता आपको याद रहेगा। इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। आयरन सोर्ड इजराइल ने जो जवाबी हमला किया उसका नाम था। अलेक्सा फ्लड जो हमास का हमला था उसका नाम था। करुणा में नहीं, म्यांमार में मोचा चक्रवात आया तो उससे राहत के लिए हमने जो सहायता भेजी वहाँ पर उसको कहा गया ऑपरेशन करुणा। सूडान में गृह युद्ध हुआ, वहाँ से अपने भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया। तुर्की सीरिया में भूकंप से राहत के लिए हमने अपना ऑपरेशन दोस्त चलाया। CBI ने इंटरनेशनल और नेशनल जो ड्रग्स सिंडिकेट है उसको ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन गरुण चलाया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला। और अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा कर लिया तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन देवी शक्ति। ओके, आगे चलते हैं आगे। अच्छा, ये है पहला ग्रीन ऐसा शहर जहाँ पर पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से बस चली, दिल्ली, ठीक है ना। ऐसा पहला राज्य जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रेन चली, हरियाणा। अपना खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला राज्य केरल, खुद का इंटरनेट पूरी तरह से ई-गवर्नेंस, अब पूर्ण ई-गवर्नेंस स्टेट हो गया है केरल, पेपरलेस हो गया ये, ठीक है। पहला ODF प्लस जिला केरल का वायनाड हो गया, वायनाड। और चलने का अधिकार दिया है पंजाब ने, और स्वास्थ्य का अधिकार दिया है राजस्थान ने। लिखा नहीं है मैंने, स्वास्थ्य का अधिकार राजस्थान ने दिया है। पहला जल बजट तैयार किया केरल ने। जटायु, एक्चुअली गिद्ध को कहते हैं जटायु, पहला एशियाई गिद्ध या जटायु संरक्षण केंद्र जो बना है वो संरक्षण व प्रजनन केंद्र यूपी में बना है, ठीक है। पहला कार्बन न्यूट्रल शहर। कार्बन न्यूट्रल माने अब खत्म हो गया वहाँ पे कार्बन, जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना ज़्यादा पेड़ पौधे सोख ले रहे हैं, उतना ही पेड़ पौधे सोख ले रहे हैं। अगर ज़्यादा सोखेंगे तो उसको कहते हैं कार्बन निगेटिव। तो कार्बन न्यूट्रल हो गया भिवंडी, ठाणे महाराष्ट्र का। वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी पहली महिला पायलट जो रही वो रही सुरेखा यादव। वायुसेना में लड़ाकू किसी फाइटर पायलट्स की लड़ाकू हवाई जहाज़ों की यूनिट, उसमें 2 हों 4 हों जितने भी हों, लड़ाकू हवाई जहाज़ों की यूनिट की कमांडर या कप्तान बनने वाली पहली महिला हो गई वो शालिजा धामी, ठीक है ना। पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में, और 100% हर घर नल से जल पहुंचाने वाला स्टेट हो गया है गुजरात। पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारा हो गया, इधर रह गया यहाँ तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं इसमें आ रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं थोड़ा इसको घुमा देता हूँ इधर। आज हमारे दोस्त जो कैमरा ऑपरेट करते हैं उनका भी कल एग्ज़ाम है, वो आज मौजूद नहीं है तो आज ऑपरेटिंग हम ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो S-400 आपको पता है, S-400 हमने रूस से खरीदे हैं। ये राफेल फ्रांस से, मिग रूस से, INS कलवरी भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी है। ये निसार सैटेलाइट है नासा और इसरो दोनों का। फ्रंटियर और परम सिद्धि, यस, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो है फ्रंटियर, इस समय USA का है। और इस समय भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो है परम सिद्धि, ठीक है। वर्ल्ड कॉफ़ी सम्मेलन हुआ कर्नाटक में। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन अब हो गया है कर्नाटक का हुबली, ठीक है ना। कर्नाटक में ये हुआ बेंगलुरु में,
बेंगलुरु में, ठीक है ना। वर्ल्ड कॉफ़ी सेमिनार बेंगलुरु में हो गया। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया कर्नाटक का हुबली लाइफ, है ना। ये स्वच्छ जीवन के लिए मोदी जी ने एक आह्वान किया है, स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण के लिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, उसको नाम दिया गया लाइफ, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैंने आपको मैं खुद भूल गया, मैंने आपको लिखा दिया है 2023-24 में राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कितना रहा, ठीक है ना। अब 2022-23 में कितना राजकोषीय घाटा रहा, ये रहा 6.4%, ये जोड़ लेना आप लोग, है ना। अच्छा आगे चलें। ये कुछ युद्ध अभ्यास हैं, जैसे मित्र शक्ति 2023, मित्र शक्ति 2023 पुणे में हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। और वरुण और भारत और फ्रांस का नौसेना अभ्यास है। नोवेडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया का, कई सारे हैं, ये 20 हैं, लेकिन मैंने कुछ एक नाम लिखा है, आगे ठीक नहीं तो अल्लाह मालिक है, ठीक है, ओके। और क्या करें फिर अब लास्ट में, मालाबार युद्ध अभ्यास, क्वाड देशों का युद्ध अभ्यास है, भारत भी इसमें शामिल है, इस बार ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में हुआ ये। डस्लिक भारत और उज्बेकिस्तान का है, और गरुण भारत इंडोनेशिया का है, ठीक है। हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने वाला पहला स्टेट बना उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला स्टेट बना उत्तराखंड। अच्छा, आप लोग ध्यान करिएगा, आप लोग कल पेपर देने जाएंगे, ठीक है, आप लोग कल पेपर देने जाएंगे, और मैं रात को मेहनत करूंगा, सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में, सुबह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सभी को उत्तराखंड के कुछ खास सवाल 50-60 सवाल आपको लिख के भेजूंगा रात को। उत्तराखंड के 50-60 सवाल मैं आपको लिख के भेजूंगा, और सुबह सुबह आप एग्जाम में जाने से पहले उनको देख लेना। उनको देखने के लिए 10 मिनट आप बचाए रखना, ठीक है ना भाई। उनको देखने के लिए आप अपने 10 मिनट बचा के रखना, देखने ही देखने। मैं सुबह, जैसे ही सुबह होगी आप आँख खोलोगे, व्हाट्सएप पे आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे। उत्तराखंड के 50-55 सवाल भेजूंगा, उसमें से शायद 3-4 सवाल आपको मिल जाएँ, और मेरिट आधे नंबर से बनती है, ध्यान है। हाँ इस पर पागल हो गए पागल, ठीक है, ओके। तो यह है 5+3+3+4 मॉडल है, ये नई शिक्षा नीति का क्या है फिर कभी बताएंगे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, 101वां संविधान संशोधन विधेयक था ये, है ना, ओके। आगे चलें, चलिए इसको भी पढ़ ही देते हैं यार, बहुत देर से है ये। अब देखें आप कि हमारे यहाँ सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो हैं वो पश्चिम बंगाल में नंबर 1, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 अंडमान निकोबार में। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये अक्सर पूछेगा आपसे, हर एग्जाम में आ रहा है। वन प्लस वृक्षाधित क्षेत्रफल, हमारे यहाँ क्षेत्र का जो प्रतिशत है, वन और वृक्षों के अधीन जो एरिया है उसका प्रतिशत है 24.62%, ठीक है ना। और उत्तराखंड में कितना है, 45-44, कितना 45-44, 45.44%, है ना, ध्यान है ना, 45-44, है ना। चलिए खैर, तो वन और वृक्ष आधारित क्षेत्र भारत में है 24.62%। सबसे ज़्यादा वन एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, सबसे कम हरियाणा, पंजाब और गोवा, ओके। केवल वन 21.7% और केवल वृक्ष 12.91%, ठीक है ना। अगर हम वन और वृक्ष को देखें तो हमारे यहाँ अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, लक्षद्वीप में 90%, यहाँ पर लगभग 80%, फिर अंडमान निकोबार, फिर अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम वनों का प्रतिशत हरियाणा और पंजाब में। सिंचित क्षेत्र भारत की कुल भूमि, भारत की कुल कृषि भूमि का 54% जो है वो सिंचित है, 45% राम भरोसे है, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि मानसून आधारित है। सिंचित क्षेत्र 54% है। हमारे यहाँ फसल सघनता जो है वह 151%, उत्तराखंड में शायद 161 या 165% है। भारत की राष्ट्रीय फसल सघनता इस समय 151% है। उत्तराखंड में 160 या 160 प्लस कुछ है, आप लोग देख लेना है, मैंने बोला है पहले भी। प्रति व्यक्ति आय इस समय 98,374 है, ठीक है। और जनजाति, ईओ के पेपर में आयोग ने आंसर गलत दिया है, सही आंसर ये है, भारत में जो सबसे ज़्यादा जनजाति जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका फार्मूला आप याद रख लीजिए, महू, हाथ से महाराष्ट्र, है ना, महू, ठीक है, महुआ हो गया, महू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, ठीक है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग का है, ये पिछली बार जारी किया था, इस बार दूसरा सूचकांक इसने जारी किया है। आपसे ये सिंपल ये सवाल ही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है साहब। तो इन्होंने ये 2019-21 के आंकड़े दिए, और इन्होंने कहा कि साहब वर्ष 2015-16 से लेकर के 2019-21 तक, यानी कि 15 से 21 तक, यानी कि 6 साल में हमने, यानी कि भारत सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है, 3.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है। और ये कह रहे हैं कि साहब गरीबी से मुक्ति पाने में सबसे तेज जो प्रगति की है वो यूपी ने की है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग जो गरीबी से मुक्त हुए हैं वो यूपी में, उसके बाद बिहार में। सबसे तेज गति से प्रगति की है यूपी और बिहार ने, गरीबी से मुक्त सबसे ज़्यादा हुए हैं यूपी में, दूसरे नंबर बिहार में। और कुल कितने मुक्त हुए हैं, 13.5 करोड़। कब से, 2015-16 से
21 तक, यानी कि 5-6 साल में। ठीक है बेटे। अच्छा अब वो कहता है कि इस समय हमारे यहाँ जो बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त हैं, बीपीएल नहीं, ध्यान रखना बीपीएल नहीं, बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त हैं, आप 15 याद कर लो, 14.96% है ना, 14.96 14 से कटता है क्या, मैं तो पहाड़ी भूल गया, है ना, 96 कटता है क्या 14 से, देख लेना। तो 14.96% इस समय हमारे यहाँ बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त लोग हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में 33 पॉइंट इतने % और है ना 76 से कुछ याद आ रहा था उससे, तुम लोगों को याद आ रहा है कुछ 76 से, तुम्हें याद आ रहा है, बताना मत, आ गया याद, हाँ। तो बिहार में सबसे ज़्यादा हैं ये 33.76%, ओके। दूसरे नंबर पर झारखंड 28.81%, 2881 है ना, दूसरे, यानी कि गरीबी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, नंबर 1 बिहार, नंबर 2 झारखंड, ठीक है ना। परसेंट के मामले में सबसे गरीब देश राज्य कौन सा हुआ, बिहार, और नंबर 2 झारखंड। और सबसे कम जो गरीबी का प्रतिशत है वो 0.55% केरल में। और सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पर हैं, केरल में, वो नहीं, सबसे ज़्यादा गरीब कहाँ पर हैं ना, यूपी में। ये तो परसेंटेज है उसकी कुल आबादी का इतने %, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो यूपी में है, ओके। बीमारू स्टेट किन्हें कहते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ओके। अब ये कुछ इंडेक्स या सूचकांक हैं, जैसे कि इसमें हैं, मैं इनको ना आपको अलग से बनाऊंगा, मैं थक गया, ठीक है, मैं थक गया, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन क्या करना है, इसी में रिकॉर्ड कर देता हूं, है ना, हमको आप कहते हो FMBT हो। चलो, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये अलग अलग इंडेक्स हैं, इनको पढ़ने तो ठहरा, क्या करना ठहरा, है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का, ये सब मैंने लिखे हैं भारत के। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का नंबर 111वां, पहले नंबर पर बेलारूस, शांति सूचकांक में 126वां, पहला नंबर पर आइसलैंड। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, यानी किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल का मतलब है कि आपके पास अगर इस देश का पासपोर्ट है तो आप कितने देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हो, ठीक है ना। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले टॉप पर जो है वो है सिंगापुर, और भारत का नंबर इसमें 80वां। जेंडर गैप हो ना, महिलाओं से भेदभाव, जेंडर गैप के मामले में भारत 127वां, नंबर 1 आइसलैंड। सतत विकास के मामले में, सतत विकास जो लक्ष्य चल रहे हैं हमारे, उसके नहीं, उनके बारे में नहीं, सतत विकास के बारे में जो सूचकांक है, भारत 112वां, और इसमें पहले नंबर है फिनलैंड। बौद्धिक संपदा के मामले में भारत 42वां, पहले नंबर पर USA। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वां, नंबर 1 नॉर्वे। खुशहाली में भारत 126वां, अच्छा 126 इसमें भी आ गया, हेनले में, और शांति में भी आ गया, इन दोनों में 126वां नंबर आ गया हमारा, पहले नंबर पर फिनलैंड, ठीक है, और यहाँ पर है आइसलैंड। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, यानी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो उपाय हैं उनमें परफॉर्मेंस के मामले में जो सूचकांक है उसमें भारत अच्छा कर रहा है, 8वां नंबर है भारत का, और इसमें पहले नंबर पर है डेनमार्क। इसमें भी मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ग्लोबल हंगर, शांति और जेंडर गैप, और उसके बाद आया था प्रेस स्वतंत्रता और खुशहाली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। इनको आप याद करिए, अक्सर भूल जाते हैं हम लोग, मैं तो भूल जाता हूँ अक्सर, है ना। तो PPP यानी कि क्रय क्षमता के आधार पर भारत जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और एक खूब आता है विदेशी व्यापार में भागीदारी, हमारा भारत का विदेशी व्यापार के मामले में सबसे बड़ा भागीदार जो है वो नंबर 1 USA, नंबर 1 USA और नंबर 2 UAE, संयुक्त अरब अमीरात। विदेशी व्यापार में भागीदारी में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है USA, नंबर 2 UAE। हम सबसे ज़्यादा सामान खरीदते हैं यानी आयात करते हैं चीन से, और सबसे ज़्यादा सामान बेचते हैं यानी निर्यात करते हैं USA को, ठीक है। अच्छा, ये बहुत, इसमें से मैं लिख के दे रहा हूँ, इसमें से कोई एक आ रहा है एग्जाम में, ठीक है ना, इसमें से कोई एक आ रहा है, 2 भी आ सकते हैं। इस समय जो प्रजनन दर है हमारे यहाँ वो 2.1 हो चुकी है, प्रजनन दर 2.1, शिशु मृत्यु दर 38.4। शिशु मृत्यु दर का मतलब समझते हैं 0 से 6 साल तक का। और नवजात शिशु मृत्यु दर, जन्म लेने के 30 दिन के भीतर अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसे कहते हैं नवजात शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 में, 100 में नहीं, प्रति 1000 में। तो शिशु मृत्यु दर हमारे यहाँ 38.4 और प्रजनन नवजात शिशु मृत्यु दर है 24.9। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2.1, और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा भागीदार USA, सबसे ज़्यादा आयात चीन से, सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को, ठीक है। अगली बार जब आपका पेपर होगा तो मैं इनको और छांटूंगा, इनमें से और छांटूंगा और इंपॉर्टेंट बनाऊंगा। लेकिन इतनी सारी वीडियो हो गई हैं दोस्त, हो सकता है अगली वीडियो में जल्दी से अपलोड ना करूं, आपके एग्जाम के बाद करूं। इतनी सारी वीडियो हो गई हैं, इनको आप पढ़िए, इनको याद करिए, यही बहुत है ना। आपने टॉप नहीं करना है, आपने नौकरी पानी है, ओके। ये स्क्रीन टेस्ट पास करना है, टॉप करने की सोचना आप मेंस एग्जाम में। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी बता देना। हम वैसे ही भूखे प्यासे रह के मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।